हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जुले। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और आज मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स क्लास 12 यूनिट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट यूनिट में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा होगा, चार्ज एट रेस्ट। तो उसमें आपने पढ़ा होगा चार्ज जब रेस्ट पे होती है तो उसके साथ कितने फिनोमेनास एसोसिएटेड होते हैं। तो आपने उन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया होगा फर्स्ट यूनिट में। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होती है तो उसके साथ जो भी फिनोमेनास एसोसिएटेड होते हैं हम उनके बारे में भी इनके बारे में पढ़ेंगे इस सेकंड यूनिट में। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? बेसिकली ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम जो है चार्ज इन मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which is a branch of physics which deals with the study of charge in motion। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन के बारे में और इससे जुड़े हुए तमाम फिनोमिनास के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ा था और उससे जुड़ा हुआ फिनोमिनास के बारे में पढ़ा था, इसी तरह से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। जब वही चार्ज जो स्टैटिक था, जब वो किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करती है तब जो है करंट बनती है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ये तो हुआ इसका डिफिनेशन। अब हम इसको मेजर कैसे, मैथमेटिकल फॉर्मूला हम इसका कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं ये देखते हैं। मान लो ये एक कंडक्टर है। ठीक है, मान लो ये एक कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम कैसे मेजर करते हैं? हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से पार हो रहा है, यहाँ से पास थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं, इस तरह से हम करंट को मेजर करते हैं। तो हम करंट को इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट is equal to charge flown divided by time taken। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका ये आ जाता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, अब इसका SI यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है एम्पियर और इसे हम डिनोट करते हैं सिंबल A से। तो एक एम्पियर कितने के बराबर होता है? एक एम्पियर जो है, एक एम्पियर बराबर होता है
ये देखिए चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, तो 1 एम्पियर बराबर हुआ 1 कूलम डिवाइडेड बाई, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, तो डिवाइडेड बाई 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम, 1 एम्पियर बराबर होता है टू द रेशियो ऑफ 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकंड। ठीक है, ये हुआ SI यूनिट ऑफ करंट। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन के बारे में। चार्ज जब मोशन में आती है तो हम उसे कहते हैं करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को, करंट का डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डिफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं और इसे हम कहते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और इसका SI यूनिट जो है ये है एम्पियर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखने की जरूरत है। ये चीज है कि करंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, whether current is a vector quantity or scalar quantity। ठीक, सॉरी, आपने 11th क्लास में और 10th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो मैंने अभी चार्ज के करंट के डिफिनेशन में मैंने अभी आपसे कहा कि फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। ठीक है, इसमें एक डायरेक्शन है करंट का, लेकिन करंट जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप याद रखिए। करंट जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों है स्केलर क्वांटिटी, जब इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन क्यों स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। ठीक है, जिस तरह से अगर मान लीजिए ये हमारा 2 वेक्टर है, मान लो इसको हम P वेक्टर कहते हैं, इसको हम Q वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट होना चाहिए ये R वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर ये हमारा 3 न्यूटन का है फोर्स है, ठीक है, और मान लीजिए ये 4 न्यूटन का फोर्स है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की वजह से इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास। रिजल्टेंट क्या फॉर्मूला आता है, रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q cos थीटा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा यहाँ पे इस एंगल पे डिपेंड करता है, इस एंगल पे डिपेंड करता है जो P और Q के बिटवीन में है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट के केस में ये जो है इस एंगल पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ से एक करंट आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ से एक करंट आ रही है। मान लीजिए ये 3 एम्पियर का करंट आ रही है यहाँ से, और मान लीजिए यहाँ से 4 एम्पियर का करंट आ रही है। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है, तो रिजल्टेंट जो करंट होगा यहाँ से कितना फ्लो होगा, ये बनेगा 4 5 6 7 एम्पियर का करंट। ठीक है, और इस केस में हमारा आया था, इस केस में अगर हम देखें, अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके देखें तो ये हमारा आ गया, आता है 5 न्यूटन। ठीक है, अगर ये यहाँ पे हम ये इस फॉर्मूले में पुट करके इन दोनों की वैल्यू P और Q की वैल्यू अगर हम पुट करके यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करके देखें तो ये हमारा आता है वैल्यू 5 न्यूटन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप हमारा वैल्यू आ रहा है 7 न्यूटन। यहाँ पे इस एंगल पे ये डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी एंगल पे अगर डालिए तो जब ये दोनों 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का करंट जब मिलेगा तो हमारा रिजल्टेंट हमेशा से क्या आएगा, 7 एम्पियर का आएगा। ठीक है, तो ये इस एंगल पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, इसीलिए ये जो है करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले आपको चार्ज कैरियर को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चार्ज कैरियर क्या होता है देखिए, अगर हम मेटल की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो इसमें जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेटल के केस में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बॉन्ड होता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये पूरा मेटल सरफेस में आगे पीछे ये घूम सकता है। ठीक है, तो जो चार्ज कैरियर है, मतलब क्या फ्लो होता है मेटल में, ठीक है, एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट, ये होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर हम ले ले NaCl, ठीक है, तो इसमें होता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव मेटल के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होता है। ठीक है, इसी तरह से गैसेस के केस में होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। ठीक, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, इसके साथ साथ होता है होल्स। ये होल्स क्या चीज़ होता है, ये आप पार्ट बी में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें आप इससे होल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, अभी हमें इस चैप्टर में मेटल के बारे में पढ़ना है, तो हम इसी कंडक्टर पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि चार्ज कैरियर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होता है, गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे थे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हम मेटल की बात करें, ठीक, अगर ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इस तरह से एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये किस तरफ जाएंगे, ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी करंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब हुआ फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कहां से कहां होता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक, अगर हम मान लेते हैं ये एक कंडक्टर नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव आयंस दोनों होंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे यहाँ पे वो किस तरफ मूव करेंगे, वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयन अगर इस केस में होगा तो ये जाएगा नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ करंट को हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट का सिंपल सा मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में और एक दूसरा है कन्वेंशनल करंट के बारे में। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन हमेशा जाता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, यहाँ तक तो ये हुआ डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, अगर इस चैप्टर में हमें ज़्यादातर कंडक्टर के बारे में पढ़ना है तो हम कंडक्टर पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, ठीक है। कोई भी वायर हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकता है, सो तो मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, या एक खाली वायर के केस में क्या होता है, देखिए थर्मल एनर्जी की वजह से, जो रूम टेम्परेचर जो हमारा है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्रीली मोशन में होता है। ये हमने पहले ही आपसे कह दिया है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मोशन में है, ठीक है, यहाँ पे मेटल के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रैंडमली मोशन में होता है, ठीक है। ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ भी टकरा जाते हैं, और यहाँ पे जो पॉजिटिव एटम्स हैं, जो इमूवेबल जो मूव नहीं कर सकते, वो जो एटम्स है जो मूव नहीं कर सकते, वो उनके साथ भी टकरा जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। So average velocity of free electrons is always 0. Is always 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में होते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो है उनकी एवरेज वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं आगे पीछे, तो ये खुद से भी टकरा जाते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकरा जाते हैं, और जो उसमें इमूवेबल जो एटम्स होते हैं वो उनसे भी, पॉजिटिव एटम्स होते हैं उनसे भी टकरा जाते हैं, ठीक। तो उस वजह से उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। यही वजह है कि जो खाली तार होती है, जो आपके घरों में जो खाली तार है, जो किसी से जुड़ा नहीं है, किसी सेल, बैटरी या किसी ऑटर सर्किट से जुड़ा नहीं है, उनमें करंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमने पहले ही कहा कि इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन में हमने पहले ही कह दिया था कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक। तो फ्लो तो कर रही है, ठीक है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो तार में है वो तो फ्लो तो कर रही है, ठीक है, लेकिन रैंडमली फ्लो करने की वजह से उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 रहती है। इसी वजह से नेट करंट जो है वो भी क्या होती है, 0 रह जाती है, ठीक है। इसीलिए खाली तार में आप देख सकते हैं कि करंट फ्लो नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम इसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब जो है यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इस वजह से आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ मूव करने लगेगी, वो अब इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैंडम इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब अलाइन हो जाते हैं, वो आप इस तरह से, वो आप जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक। अब जो है एक बात कर लेते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, या इस तरह से भी हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर किस तरह से होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से फ्लो करती है इन एक कंडक्टर में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये एक वायर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टर के अंदर, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ भी टकरा जाते हैं, और यहाँ पे जो पॉजिटिव एटम्स होते हैं ये इनके साथ भी टकरा जाते हैं, ठीक है।
तो इस वजह से उनका जो थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो नेट थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है। इसी वजह से यही वजह है कि जो खाली तार जो आपके घरों में पड़ी हुई है उसमें करंट फ्लो नहीं कर रही होती है, ठीक है। तो इनका जो थर्मल वेलोसिटी होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, वो हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है। अगर हम इसी कंडक्टर को किसी सर्किट में या किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, मान लीजिए यही कंडक्टर है, इसको मैं अभी एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है, यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले जो रैंडमली मूव कर रहे थे, अब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, ठीक। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाती है, उस वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, हमें पता है जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा। मैं एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे 10 रेज़ पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम में। एक यूनिट वॉल्यूम में 10 रेज़ पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, बिलियंस की तादाद में, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो सारे तो नहीं बना सकते, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेके मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव टर्मिनल पे था, अब ये किस तरफ मूव करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगी। तो जब ये मूव करता है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक्सेलरेट कर जाता है और ये मूव करेगी, तो यहाँ पे किसी पॉजिटिव एटम के साथ, जो इमूवेबल पॉजिटिव आयन के एटम के साथ टकरा जाता है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज कर जाती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो फिर जब, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये फिर से मूव करने लगती है, फिर किसी एटम के साथ टकरा जाता है, फिर मूव करता है, फिर किसी के साथ टकरा जाता है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम किसी कागज़ की किश्ती को बहते हुए पानी में डाल दें, ठीक, तो वो पानी बहने के साथ साथ कागज़ की किश्ती भी बहने लगती है उसके ऊपर, ठीक है। जब वो किसी पत्थर के साथ टकरा जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर पानी के साथ आगे बढ़ जाती है, फिर किसी पत्थर के साथ टकराने पे फिर रुक जाती है, फिर आगे बढ़ जाती है, इसी तरह से वो बढ़ता ही रहता है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसी भी एटम के साथ टकराने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस वजह से ये फिर से आगे बढ़ जाती है। इसी तरह से मोशन होता ही रहता है और आखिरकार जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए, क्योंकि ये यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से चल के ये पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच गया है, तो यहाँ पे इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। तो इसी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वेलोसिटी उसको मिली है, तो इसी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons get drifted towards किसकी तरफ जाएगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, get drifted towards the positive terminal under the influence of external electric field. External electric field, ठीक है। तो ये हुआ डिफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।